पाठ 17 दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका भारत से बहुत अधिक दूरी पर स्थित था। बात सन 1893 ईशून्य के मई महीने के अंत की है, जब गांधी जी नैटाल पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहाँ भारतीय लोगों का सम्मान बहुत कम किया जाता है। डरबन पहुँचने के कोई एक सप्ताह के भीतर ही वे दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के अब्दुल्ला सेठ के साथ न्यायालय में गए। वे वहाँ न्यायालय में बैठे ही होंगे कि न्यायाधीश ने उनकी ओर उंगली उठाई। कड़ी आवाज में ये कहा गया, तुम अपनी पगड़ी उतार दो। गांधी जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने घूमकर देखा कि आसपास कई मुसलमान पगड़ी बांधे हुए थे। वे समझ नहीं पाए कि केवल उन्हें ही क्यों फटकारा गया था। श्रीमान, उन्होंने उत्तर दिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं अपनी पगड़ी क्यों उतार दूं। मैं नहीं उतारूंगा। न्यायाधीश कुपित होकर चिल्ला उठे, कृपा करके अपनी पगड़ी उतार दें। ये सुनकर गांधी जी न्यायालय से बाहर आने लगे। अब्दुल्ला गांधी जी के पीछे पीछे दौड़े और उनकी बाह पकड़ ली। आप जानते नहीं हैं। मैं आपको कारण बता दूंगा कि ये गोरी चमड़ी वाले ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। ये लोग भारत के लोगों को तुच्छ समझते हैं। उन्हें कुली या सामी के नाम से पुकारते हैं। जो मुसलमान हैं, उन्हें पगड़ी पहनने की स्वीकृति है, क्योंकि उनके धर्म में वैसे कपड़े पहनना आवश्यक है। अब्दुल्ला बोले। गांधी जी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बोले, ये नियम तो किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपमान है। ऐसे अपमानजनक नियम के विरुद्ध मैं आज ही डरबन प्रेस में लिखकर अपना विरोध प्रदर्शित करूंगा। गांधी जी ने इस आशय का पत्र लिखा और ये समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। उसे आशा से अधिक प्रचार मिला। डरबन में एक सप्ताह बिताकर गांधी जी प्रिटोरिया गए। वहाँ उन्हें मुकदमे की पैरवी करनी थी। प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर वे रेलगाड़ी में चढ़े। रात के समय नेटाल की राजधानी मॉरिट्सबर्ग पहुँचे। उसी डिब्बे में एक अंग्रेज भी बैठा था। उसने गांधी जी की ओर घृणा से देखा, गार्ड को बुलाया और कहा, इस कुली को यहाँ से उठा ले जाओ और वहाँ पटक दो, जहाँ इसकी जगह है। मैं काले आदमी के साथ यात्रा नहीं करूँगा। जो आज्ञा श्रीमान, गार्ड बोला। फिर उसने गांधी जी की ओर देखा। ओ सामी, उठो और मेरे साथ दूसरे डिब्बे में आ जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। गांधी जी शांतिपूर्वक बोले, मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है और मुझे अधिकार है कि मैं इस डिब्बे में यात्रा करूं। तब एक सिपाही को बुलाया गया और गांधी जी को उनके सामान सहित डिब्बे से बाहर निकाल दिया गया। उन्हें प्लेटफॉर्म पर छोड़कर रेलगाड़ी चली गई। वह रात उन्होंने सर्दी में ठिठुरते हुए अंधेरे प्रतीक्षालय में काटी। गांधी जी के मन में ये अनुभव घर कर गया। इस घटना से वे इतने खिन्न हो उठे कि उन्होंने हर कीमत पर अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। उन्होंने रेलवे के जनरल मैनेजर को पत्र भेजा, परंतु उन्होंने रेलवे कर्मचारी के कार्य को उचित ठहराया। अभी प्रिटोरिया की उनकी यात्रा और मुश्किलें शेष थी। उन्हें चार्ल्सटाउन से जोहान्सबर्ग घोड़ा गाड़ी से जाना था। उनका मजाक उड़ाया गया। ओ बैरिस्टर कुली, तुम अंग्रेजों के साथ भीतर नहीं बैठ सकते। टिकट हो या न हो, बाहर कोच के पायदान पर तुम्हें स्थान मिलेगा। इस अपमान से गांधी जी तमतमा उठे, परंतु भारी मन से चालक के पीछे वाले स्थान पर जाकर बैठ गए। वे अभी झगड़ने की मनः स्थिति में न थे। मार्ग में एक स्थान पर घोड़े बदलने के लिए गाड़ी रुकी तो कंडक्टर बोला, ए सामी, अब तुम नीचे बैठो, हम सिगरेट पिएगा। और उसने पैरों के पास गंदा थैला फैला दिया। ये देख गांधी जी स्वयं को रोक न सके। बोले, मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है, जिसके अनुसार मैं अंदर बैठ सकता हूँ, परंतु तुमने मुझे यहाँ बैठने के लिए मजबूर किया। अब तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैरों में बैठूं। नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। तुम्हें यही बैठना होगा, कंडक्टर ने चीख कर कहा। फिर वो गांधी जी को घूंसा जमाकर उन्हें धक्का देता हुआ नीचे उतारने लगा। गांधी जी बर्दाश्त करते रहे। वे सरिया पकड़े खड़े रहे, परंतु अगले घूंसे ने तो उन्हें करीब करीब धराशायी कर दिया। ये देख सहसा गाड़ी में बैठे कुछ लोग शोर मचाने लगे।
वे बोले, बंद करो ये सब, उसे छोड़ दो कंडक्टर, वो ठीक कह रहा है, उसे अंदर आकर सबके साथ बैठने दो। कंडक्टर को उन्हें छोड़ना पड़ा। अगली रात वे जोहान्सबर्ग पहुँचे। रास्ते की दुर्घटना ने उन्हें कैपा दिया। उनके पास एक मुसलमान व्यापारी का पता था, परंतु इतनी रात गए उन्होंने उसके घर जाना ठीक न समझा। टैक्सी से वे ग्रैंड नेशनल होटल पहुंच गए। होटल के मैनेजर ने उनकी ओर गौर से देखा और कहा, क्षमा कीजिए, आज रात कोई कमरा खाली नहीं है। गांधी जी समझ गए कि केवल काले रंग के कारण ही उन्हें कमरा देने से इनकार कर दिया गया है। जब उनके सामने उस व्यापारी के यहाँ चले जाने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया, तो वे उसके यहाँ रात बिताने चले गए। दूसरे दिन फिर उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदा और रेलगाड़ी से प्रिटोरिया जाने के लिए रवाना हुए। उस डिब्बे में केवल एक और यात्री था। वह ठीक ठाक कपड़े पहने अंग्रेज था। गांधी जी को आता देख उसने अखबार पर से नजर हटाकर उन्हें देखा, सिर हिलाया और फिर पढ़ने में रम गया। कुछ देर बाद ही गार्ड पहुंचा। गांधी जी ने फुर्ती से उसे अपना प्रथम श्रेणी का टिकट दिखा दिया। टिकट से कुछ नहीं होता सामी, गार्ड ने गुर्राकर कहा। उठो और झटपट तीसरे वर्जे में चले जाओ। गांधी जी कोई उत्तर देते इससे पहले ही उस अंग्रेज ने अखबार रख दिया और गार्ड की ओर देखा। वह तीखी आवाज से बोला, आखिर उस भले आदमी को तंग करने में तुम्हें क्या मिल रहा है? टिकट के अनुसार उसे अधिकार है कि वो यहाँ बैठ सके। फिर गांधी जी की ओर देखकर बोला, जहाँ बैठे हो वहाँ आराम से बैठे रहो। गांधी जी ने उसे धन्यवाद दिया और एक किताब खोलकर पढ़ने लगे। सायं के समय बहुत देर से रेलगाड़ी प्रिटोरिया पहुंची। स्टेशन पर उन्हें लेने कोई न आया, इसलिए रात होटल में ही काटनी पड़ी। दूसरे दिन एक मित्र ने उन्हें एक मकान में ठहरवा दिया। वे वहाँ किराए पर रहने लगे। उन्होंने अब्दुल्ला के मुकदमे का काम भी शुरू कर दिया। उस काम में व्यस्त रहते हुए भी उन्होंने प्रिटोरिया में रहने वाले भारतीयों की एक बैठक बुलाई। सहायता की तैयब हाजी खां मोहम्मद ने, जो वहाँ के प्रभावशाली भारतीय व्यापारी थे। गिनती के प्रिटोरिया निवासी भारतीय बैठक में भाग ले पाए। गांधी जी ने उस समय पहली बार किसी सभा में भाषण दिया। वे बोले, हम लोगों के साथ बहुत भेदभाव बरता जाता है। आखिर जन्म, परिवार, जाति और धर्म के आधार पर हमें अलग क्यों समझा जाता है? हम लोगों को एक संगठन बनाना चाहिए जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो और हम लोग अपनी आवश्यकताओं और शिकायतों की सूचना शासन को देते रहें। श्रोताओं ने उनकी बात को ध्यान से सुना। ये तय किया गया कि प्रिटोरिया के सभी भारतीयों की नियमित बैठक हुआ करे। जिस तरह का व्यवहार भारतीय लोगों के साथ किया जाता था, वो गांधी जी को बहुत अपमानजनक लगा। उन्हें लगा यह उनका कर्तव्य है कि वे उनके अधिकारों की रक्षा करें और उनके कष्टों को दूर करें। वे रोज शाम को अपने अंग्रेज मित्र कोर्ट्स के साथ घूमने जाया करते थे और कभी रात 10 बजे से पहले नहीं लौटते थे। उन्होंने राज्य के अटर्नी से इस तरह का एक पत्र ले लिया था कि वे पुलिस की आज्ञा के बिना चाहे जब बाहर जा सकें। एक शाम गांधी जी अकेले थे। अपनी आदत के अनुसार वे फुर्ती से चले जा रहे थे कि सहसा उन पर किसी ने हमला कर दिया। वे गिर गए, घायल भी हो गए। वे जिस आदमी से छूटने की कोशिश कर रहे थे, वो था पुलिस का सिपाही। अब तुम्हें कानून के पालन की आदत पड़ेगी, सिपाही चिल्लाकर बोला। क्या तुम नहीं जानते किसी भी भारतीय को राष्ट्रपति भवन के पिछले भाग से गुजरने की अनुमति नहीं है? ये कहकर सिपाही ने उन्हें फिर ठोकर लगाई। तभी किसी परिचित आवाज ने मित्रभाव से पूछा, क्या चोट लग गई है गांधी? ये आवाज थी श्री कोर्ट्स की। जब गांधी जी पर हमला किया जा रहा था, वे उधर से गुजर रहे थे। श्री कोर्ट्स ने सिपाही को चेतावनी दी, यह आदमी मेरा मित्र है और एक सुप्रसिद्ध वकील भी। अगर वो शिकायत करेगा तो मैं गवाही दूंगा। फिर वे गांधी जी से बोले, मुझे बड़ा खेद है गांधी कि तुम पर ऐसा निर्मम आक्रमण किया गया। इसमें खेद की कोई बात नहीं है। वह बेचारा ये सब कैसे जान सकता है? उसके लिए तो सारे काले बराबर हैं। मैंने तो ये नियम बना लिया है
कि किसी भी व्यक्तिगत शिकायत के लिए मैं अदालत में नहीं जाऊंगा। गांधी जी बोले। समय बीतता रहा। अब्दुल्ला का मुकदमा निबट गया था। दक्षिण अफ्रीका के अनेक कटु अनुभवों ने गांधी जी को और अधिक चारित्रिक दृढ़ता प्रदान की। शीघ्र ही वे डरबन के बेहद व्यस्त वकीलों की गिनती में आ गए। वकालत उनके लिए दूसरे महत्व का पेशा था। उनकी प्रमुख रुचि तो जनकार्यों में थी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 3 वर्ष बिताए। उनका वकालत का कार्य भी खूब जम गया था। हर आदमी उन्हें उनके अंगरखे और पगड़ी से पहचानता था। उन्हें लगा कि वे लंबे समय के लिए रुक गए हैं। वे ये जानते थे कि लोग उन्हें वहाँ चाहते हैं। सन 1896 ईशून्य में उन्होंने घर जाने और पत्नी तथा बच्चों को दक्षिण अफ्रीका ले आने की अनुमति चाही, क्योंकि वे सोचते थे कि उनकी भारत यात्रा अपने काम के अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों के पक्ष में समर्थन प्राप्त करने में भी सहायक होगी। उन्होंने सारा काम इस तरह व्यवस्थित कर दिया कि वे 6 महीने छुट्टी प्राप्त कर सकें।